नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जिस पर आर्या न्यूज की नजर बनी हुई है। महन नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आपको पता चले एक कदम आगे जांच पहुंच चुकी है। सीबीआई टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है। एसआईटी टीम सीबीआई को अब जांच रिपोर्ट सौंप देगी। सीबीआई बाघंबरी मठ पहुंचकर शुरू करेगी जांच। और इसके साथ साथ महन गिरी की बाघंबरी मठ में संदिग्ध मौत हुई थी और इसके बाद लगातार ये मांग उठ रही थी कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। और आपको बताते चले महंत नरेंद्र गिरी के अनुयायियों ने लगातार ये मांग की थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसके बाद अब बड़ी खबर सामने निकल के ये आ रही है कि सीबीआई की जो टीम है वो पहुंच चुकी है प्रयागराज। और वहां पर आपको बताते चलें जो एसआईटी की टीम है जिसने जांच शुरू कर दी थी इस पूरे मामले की, वो अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप देगी और सीबीआई अब जांच इस पूरे मामले पर शुरू कर देगी। महन नरेंद्र गिरी के मौत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एसआईटी टीम सीबीआई को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। सीबीआई की टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है। बाघंबरी मठ से जांच की शुरुआत होगी। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। फिरोजाबाद जिले में डेंगू वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है। कोरोना के बाद लोग संक्रामक बीमारियों से जूझ रहे हैं। वायरल फीवर का कहर लगातार जारी। 24 घंटों में 35 मरीजों में पुष्टि हो चुकी है डेंगू की। डेंगू और वायरल फीवर के बाद आपको बताते चले लगातार संक्रामक बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं। सैया मेडिकल कॉलेज में 300 से ज्यादा मरीज जो हैं वो भर्ती हैं और अस्पतालों में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहा है। अव्यवस्था का जो आलम है वो अब कहीं ना कहीं फैलने लगा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि निजी अस्पतालों में मरीजों को बेड भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू, वायरल फीवर, चिकनगुनिया, आपको बताते चले मौसम बदलने के साथ साथ संक्रामक बीमारियों ने अब दस्तक दे दी है, जिसको देखते हुए डेंगू के 24 घंटों में 35 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। हालात ये हो चुके हैं कि अब अस्पतालों में तो आपको बताते चले लोगों के भर्ती होने के लिए बेड तक नहीं है। मौतें जो हैं वो 28 के पार पहुंच चुकी हैं। सैया मेडिकल में 300 से ज्यादा मरीज भर्ती। विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 123वीं बोर्ड बैठक आज है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बताते चले प्राधिकरण चेयरमैन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। बायर समेत अन्य मामलों पर भी विचार किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बायर्स समेत अन्य मामलों पर भी विचार जो है वो संभव हो सकता है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 123वीं बैठक जो है वो होनी है। प्राधिकरण चेयरमैन की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी। एक और बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है, आपको बताएंगे। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश ने ट्वीट किया है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को गिनना नहीं चाहती है। सरकार ने ओबीसी समाज की गणना की मांग को सिरे से ठुकरा दिया है। ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में उनका हक देना ही नहीं चाहती है बीजेपी शुरू से ही सामाजिक न्याय की विरोधी रही है, कहना है समाजवादी पार्टी के सर्वा अखिलेश यादव का। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। राजनीति से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी शुरू से ही सामाजिक जो न्याय व्यवस्था है उसको आहत करने की कोशिश कर रही है, कहना है अखिलेश यादव का। बीजेपी पर ट्वीट करके अखिलेश यादव ने तंज कसा है। बीजेपी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग गिनना नहीं चाहती है, ये कहना है अखिलेश यादव का। आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सरकार ने ओबीसी समाज की गणना की मांग को ही सिरे से ठुकरा दिया है, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में आयोजित की गई क्वाड देशों की समिट में आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के उद्देश्य का जिक्र करते हुए कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम साथ मिलकर काम करने में भरोसा करते हैं। दुनिया के लिए शांति को स्थापित करना हमारा असल उद्देश्य है, साथ ही दुनिया को समृद्धि की ओर ले जाकर इसके लिए काम करना भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबोधन में आगे कहा कि हम 4 देश साल 2004 में सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक साथ आए थे। वहीं आज दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। आपको बताते चले, उनका कहना है कि इसको देखते हुए हम एक बार फिर क्वाड के रूप में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मानवता के हित में लगातार जुटे हुए। उन्होंने कहा है कि हमारा क्वाड कोरोना की लड़ाई से निपटने के लिए काम करेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्वाड बैठक के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा क्वाड हिंद प्रशांत और दुनिया में शांति और समृद्धि लेकर आएगा ही आएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि हम 4 बड़े लोकतांत्रिक देश हैं जिनके बीच सहयोग का लंबा इतिहास रहा। हम जानते हैं कि लक्ष्य कैसे हासिल किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने क्वाड सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए कहा कि हम चारों लोकतांत्रिक देश हैं। हम एक ऐसे वैश्विक व्यवस्था में विश्वास करते हैं जो आज़ादी देता है। हम मुक्त और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भरोसा करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में सभी धार्मिक स्थल जो हैं 7 अक्टूबर से कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ खोल दिए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि महामारी की दूसरी लहर के समाप्त होने के संकेत के बीच यह कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह घोषणा करते हुए लोगों से अपील की कि सुरक्षा में कोताही नहीं करें। महामारी के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार अपनाएं। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी धार्मिक स्थल 7 अक्टूबर से खुलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी लहर की तैयारी कर ली है, लेकिन एहतियात बरतते हुए राज्य सरकार विभिन्न गतिविधियों से छूट दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य में संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस से खतरा लगातार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के रोजाना मामलों में भले ही कमी आ रही हो, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, हर किसी को सावधानी बरतनी ही होगी। आगे उन्होंने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि कोविड-19 का प्रोटोकॉल पालन करना होगा। ठाकरे ने कहा कि धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, लोगों को मास्क लगाने और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के उपायों को सुनिश्चित करने के लिए धर्मस्थलों का भी उन्होंने कहा कि वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे और धर्मस्थलों का प्रबंधन जिम्मेदार होगा अगर अव्यवस्था हुई तो। उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाई जा रही कोरोना टेस्टिंग की लगातार आपको बताते चले व्यवस्था लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। अंतर्राज्यीय सीमा पर जहां पहले रोजाना हजारों में टेस्टिंग होती थी और अब जो हालात ऐसे हो चुके हैं कि संख्या 300 तक सिमट कर रहेगी। ये हाल तब है जब कोरोना की तीसरी संभावित लहर का खतरा बना हुआ है। राज्य में 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। पड़ोसी राज्य हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव मामले में इजाफा हो रहा है और आने वाले महीने से फेस्टिवल सीजन भी शुरू होने जा रहा है। आपको बताते चले, उत्तराखंड में कोरोना को दस्तक दिए हुए 79 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। कोरोना के मामलों में जब इजाफा हुआ तब राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने 40,000 टेस्ट प्रतिदिन यानी कि 2,80,000 टेस्ट हर हफ्ते करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन जून 2021 से अब तक लगभग 4 महीनों में कोरोना टेस्टिंग में उत्तराखंड राज्य में भारी गिरावट आई। जहां हर हफ्ते 2,80,000 टेस्ट होने चाहिए, उसकी तुलना में आधे से भी कम कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग में पिछले 4 महीने से लगातार गिरावट आ रही है। त्योहारी सीजन में उत्तराखंड के लाखों लोग जो बाहरी प्रदेशों में कार्यरत हैं वापस लौटते हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में पर्यटक राज्य में आ रहे हैं। इन सभी दृष्टिकोण से उत्तराखंड कोरोना के मद्देनजर बेहद संवेदनशील राज्य है। 99% लोग सड़क के माध्यम से राज्य में आते हैं, इसलिए सीमा पर सड़क मार्ग से आने वालों की टेस्टिंग होना भी अब बेहद जरूरी माना जा रहा है। तो मेरठ में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को जिले में डेंगू के 19 नए मामले सामने आए हैं और इसके अलावा अब तक 162 लोग स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। 45 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। घर में लगभग 92 मरीज हैं। घर के अंदर जो मरीज हैं उन्हें हल्का बुखार है। यह सब लोग एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि जानकारी देते हुए यहाँ जो भी केसेस आ रहे हैं, चाहे वह प्राइवेट लैब से ही क्यों ना हो, हम उनका दोबारा से सरकारी लैब में चेकअप जरूर कराते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र से डेंगू के सैंपल आते हैं, हम उन्हें मेडिकल कॉलेज या फिर प्यारेलाल जिला अस्पताल भेज देते हैं, जिससे
कोई भी व्यक्ति डेंगू के टीकाकरण से छूट ना जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि 1-2 दिन से मेरठ में भारी बारिश हो रही है, जो खतरनाक साबित होती जा रही है। उन्होंने लोगों से कूलर और रेफ्रिजरेटर के पीछे के पानी ना भरने देने, बर्तनों को उल्टा रखने की अपील की है। उधर मथुरा जिले में डेंगू से शुक्रवार को 2 और बच्चों की मौत हो गई। इसके अलावा 12 और लोगों के डेंगू से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। आपको बताते चले, स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा है कि यमुना पार के ईशापुर गांव में शुक्रवार को 2 बच्चों की बुखार से मौत हो गई थी। 8 महीने और 4 साल की बच्चियां थी। मामले की जानकारी देते हुए आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि टीम जो है गांव पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने 71 लोगों के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार की शाम सिविल सेवा एग्जाम 2020 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। शुभम कुमार इस साल नतीजों में टॉप पर रहे हैं। आपको बताते चलें कि जागृति अवस्थी को दूसरा स्थान और अंकिता जैन को तीसरा स्थान मिला है। तीसरी रैंक हासिल करने वाली अंकिता जैन की बहन वैशाली जैन को भी 21वीं रैंक मिली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी में सभी सफल लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने वालों को बधाई। सार्वजनिक सेवा में एक रोमांचक और संतोषजनक करियर की प्रतीक्षा है। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने परीक्षा पास कर ली है, वे हमारे देश की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण दौर में महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ आपको बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त किया जो इन परीक्षाओं को फिलहाल के लिए पास नहीं कर पाए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो युवा मित्र जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास नहीं की है, मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। अभी और प्रयास की प्रतीक्षा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत विविध अवसरों से भरा हुआ है, जिन्हें तलाशने की प्रतीक्षा है। आप आगे अपने जीवन में जो कुछ भी करने का निर्णय लेते हैं, उसके लिए शुभकामनाएं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। अब से कुछ समय पहले वो क्वाड समिट में शामिल हुए थे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री शामिल थे। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में कहा कि क्वाड देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में काम मिलकर करना चाहिए। क्वाड का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी साथ मिलकर दुनिया में शांति स्थापित करेंगे। चलिए पंजाब को रुक करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के राष्ट्रीय राजधानी से लौटने के कुछ ही घंटे के बाद कांग्रेस आलाकमान ने राज्य मंत्रिपरिषद के विस्तार पर चर्चा करने के लिए उन्हें फिर से दिल्ली तलब कर लिया। सोमवार को चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम पद की शपथ ली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री की यह तीसरी दिल्ली यात्रा है। उन्होंने रात के करीब 10:30 बजे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। चन्नी गुरुवार की शाम को दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद के गठन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ चर्चा भी की थी। आपको बताते चले, उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हरीश रावत के साथ भी बातचीत की थी। बैठक के बाद चन्नी शुक्रवार तड़के चंडीगढ़ लौटे। इस बीच एक बार फिर दिल्ली आए थे वो। दरअसल पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। अब इस बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि जाखड़ को कोई अन्य पद दिया जा सकता है। जाखड़ कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता पद की दौड़ में आगे थे। माना जा रहा था कि राज्य मंत्रिपरिषद में कुछ नए चेहरे दिखने की संभावना है। परगट सिंह, राजकुमार वेरका, गुरकीरत सिंह, कोटली संगत सिंह, गिलजियान, सुरजीत धीमान, अमरिंदर सिंह, राजा वारिंग और इसके साथ साथ कुलजीत सिंह नागरा के नामों की चर्चा चल रही थी। परगट सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के बेहद करीबी माने जाते हैं। जानकारी के अनुसार इस बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के करीबियों राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, ये खेल मंत्री, और साधु सिंह धर्मसोत सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। इनको मंत्रिपरिषद से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद भारत में नार्को टेररिज्म ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। जहां एक तरफ गुजरात पोर्ट से मादक पदार्थों का जखीरा बरामद हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसी ने 5 अफगान आतंकवादियों के भारत में घुसने का अलर्ट भी जारी कर दिया। विस्तार से समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। एक तरफ
अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ और दूसरी तरफ भारत में नार्को टेररिज्म ने गति पकड़नी शुरू कर दी। एक तरफ गुजरात पोर्ट से मादक पदार्थों का जखीरा बरामद हुआ, तो वहीं दूसरी ही तरफ खुफिया एजेंसियों ने 5 अफगान आतंकवादियों के भारत में घुसने का अलर्ट जारी कर दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि इनके निशाने पर बड़े मिलिट्री कैंप और सरकारी संस्थान हैं। इन आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराकर वापस लौटते पाकिस्तानी से भारतीय सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी हुई। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार पूरी तरह से अभी काबिज भी नहीं हुई थी कि भारत में नार्को टेररिज्म का असर दिखाई देने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने तालिबान का शासन कायम होने के बाद पहली बार ये अलर्ट जारी किया और 5 अफगान आतंकवादियों के भारत में घुसने की खबर दी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के अग्नूर पोस्ट सीमा पर मौजूद बाढ़ को काटकर भारत में घुसपैठ कराई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अफगानी आतंकवादियों को पाकिस्तान का एक प्रशिक्षित आईएसआई कमांडर अपने निगरानी में 18 सितंबर को घुसपैठ कराने लाया था। खुफिया रिपोर्ट्स में जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक इन आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने के बाद जब इनका पाकिस्तानी गाइड वापस लौटने लगा तो भारतीय सुरक्षा बलों को इसका पता चल गया। दोनों तरफ से फायरिंग की गई और भारतीय सुरक्षा बल का एक जवान भी घायल हो गया, जबकि पाकिस्तानी अपनी सीमा में भाग गया। खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया है कि इन 5 की पहचान की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी पता चला है कि इन लोगों के निशाने पर बड़े मिलिट्री कैंप और सरकारी संस्थान हैं। खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौजूद तमाम आतंकी संगठनों के आतंकवादियों को इन अफगान आतंकवादियों को सहयोग करने के लिए कहा गया। ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि निकट भविष्य में एक बड़ी साजिश हो सकती है। खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के मौजूद नेताओं पर आईएसआई का पूरी तरह से नियंत्रण है। वहीं आईएसआई चाहता है कि भारत में पाकिस्तानी आतंकवादियों की जगह अफगानी और भारतीय मूल के आतंकी उसकी नापाक साजिश को अंजाम दे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को कोई नुकसान न पहुंचे। अफगानिस्तान में तालिबान का महज 2 महीने ही बीते हैं और इस दौरान भारत को पूरी तरह से घेरने की कोशिश सामने आ रही है। ध्यान रहे कि गुजरात पोर्ट पर जो मादक पदार्थ पकड़ा गया है उस मामले में भी 4 अफगानी नागरिक और 1 उज्बेक का नागरिक गिरफ्तार हुआ, जिनके तार सीधे अफगानिस्तान से जुड़े पाए गए। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में सुरक्षा बलों ने भी ऐसी ही साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली है और जगह जगह तलाशी और छापेमारी अभियान शुरू कर दिए गए हैं। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। तो कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा ध्यान दुनिया की सभी सरकारों ने अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में दिया, लेकिन फिर भी महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को मदद पहुंचाने में नाकाफी साबित हुई। और इसी दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर एक लिस्ट जारी की। क्या है उसमें कुछ खास, इस रिपोर्ट में देखिए। हर देश का स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा अलग अलग होता है और उस देश के अनुसार ही वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं काम करती हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि किन देशों की हेल्थ केयर सिस्टम सबसे अव्वल है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि साल 2021 के कोरोना महामारी के इस दौर में किन देशों का हेल्थ केयर सिस्टम सबसे बेहतर रहा। आपको बता दें कि दुनिया के कुछ देश सरकारी हेल्थ केयर पर निर्भर करते हैं, तो वहीं कुछ गैर सरकारी और इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर निर्भर करते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके अनुसार इन देशों के हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में शामिल किया गया है। इस सूची में पहला नाम आता है फ्रांस का। फ्रांस के हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम माना जाता है। यहाँ लोगों को सरकारी अस्पतालों के साथ इंश्योरेंस कवर मिलता है, जिसका भुगतान सरकार करती है। इसी क्रम में दूसरा स्थान है जर्मनी का। जर्मनी के हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया का दूसरा सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम माना जाता है। जर्मनी को मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा भी माना जाता है। दरअसल इस देश में हेल्थ केयर सिस्टम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर चलता है। फिर बारी आती है सिंगापुर की,
तो बता दें कि सिंगापुर दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे यूरोप के देशों को टक्कर दे सकती है। यहाँ के लोगों की सरकारी अस्पतालों के अलावा सरकारी बीमा कवर भी लोगों को दिया जाता है। इसी कड़ी में चौथे स्थान पर है ब्रिटेन। आपको बता दें कि ब्रिटेन का नाम उन देशों में शामिल है जहां हेल्थ केयर सिस्टम लगभग पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। यहाँ ज्यादातर लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, जिसका भुगतान पूरी तरह से सरकार करती है। अब बारी है पांचवें देश की। तो बता दें कि पांचवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के 5 सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में शुमार है। यहाँ भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं छठे नंबर पर कौन है। तो छठे नंबर पर है स्विट्जरलैंड, जिसका नाम भी दुनिया के बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में आता है। यहाँ सभी नागरिकों को प्राइवेट कंपनियों द्वारा इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यहाँ की सभी हेल्थ केयर सुविधाएं प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होती है। 7वें नंबर पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हेल्थ केयर सिस्टम भी दुनिया की सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में शामिल है। यहाँ सरकार द्वारा ही स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं और इसके साथ ही अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। 8वें नंबर पर है नीदरलैंड। नीदरलैंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को भी दुनिया की सबसे 10 बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं में शुमार किया जाता है। यहाँ हर नागरिक को इंश्योरेंस पॉलिसी लेना अनिवार्य होता है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी से नीदरलैंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो वहीं अब इस लिस्ट में 9 नंबर पर है जापान। आपको बता दें कि जापान का नाम भी दुनिया की 10 बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं में शुमार है। ये स्टैट्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम यानी SHIS के द्वारा देश के 98% आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। और अब इस सूची के आखिरी देश की बारी। तो बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10वें नंबर पर है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग मेडिकल के क्षेत्र में बहुत आगे है। यहाँ सरकार द्वारा हेल्थ केयर सिस्टम को चलाया जाता है। ये चंद देश हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लोगों की सहूलियत का खास ध्यान रखा जाता है। हालांकि दुनिया के बाकी देश भी अब स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरीन बनाने की ओर अग्रसर हैं, खासकर इस कठिन वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण की मार झेलने को मजबूर है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। चलिए इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।